प्रोड्यूस किए जाने वाला एकमात्र न्यूरोट्रांसमीटर होता है और ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। इन द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं और एसिटाइलकोलिन का रिस्पॉन्स देते हैं जो कि क्या बनाता है, कोलिनर्जिक सिस्टम बनाता है जो क्या करता है, एंटी एक्साइटेटरी इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। जो आपके एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स दे रहे थे और जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो उसके अपोजिट एंटी एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी एसिटाइलकोलिन के बारे में लेंगे कि एसिटाइलकोलिन जो है वो क्या होता है। तो हम कहेंगे इट इज ऑल्सो द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर फॉर बोथ द सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो रहता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर, मतलब देखो दो रहते हैं, एक तो रहता है आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर, एक रहता है आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर, और इन दोनों के बीच में रहता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट या जिसको बोल सकते हैं हम सिनेप्स। ठीक है, तो ये जो आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर से ये रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि दोनों सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को अफेक्ट करता है। ठीक है, दिस एसिटाइलकोलिन इज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर इन द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना कि सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों में प्रेजेंट होता है प्री गैंग्लियोनिक के अंदर, तो जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है किसके अंदर, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो प्री गैंग्लियोनिक में तो दोनों सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और ये जो पोस्ट सिंपथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि इसमें से जो रिलीज होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर में जो बाइंड होकर के एक्शन देता है वो सिर्फ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालेगा, प्री आपके सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट नहीं डालेगा। दोबारा समझो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपने कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है, आपके एसिटाइलकोलिन है। और ये जो एसिटाइलकोलिन होता है आपके, ये एक अकेला न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एसएनएस के अंदर प्रेजेंट होता है। और एसएनएस के अंदर भी ऑटोनॉमिक जो आपके ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होता है उसका ये एक प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर होता है। उसके बाद हम बात करें एसएनएस में, सॉरी सीएनएस के अंदर, तो सीएनएस के अंदर ये जो न्यूरॉन होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, इस एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं और क्या देते हैं, कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं। तो कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं जो कि कैसे होते हैं, एंटी एक्साइटेटरी होते हैं, यानी कि एक्साइटेशन को खत्म करने का काम करते हैं। अब फिर हम स्पेसिफिक अगर एसिटाइलकोलिन की बात करें तो ये जो एसिटाइलकोलिन होता है ये सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। तो स्पेशली जो आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर ये सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जबकि जो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद करें हम सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक की, तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम पे ये क्या इफेक्ट डालता है और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालता है। तो देखो, जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है, तो क्या होगा, पिपल्स डायलेट, पिपल्स बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, सलाइवा से, ये बिल्कुल वो वाली सारी चीजें कुत्ता पीछे बढ़ने वाली कि आंखें बड़ी हो जाएगी। ठीक है, पिपल्स डायलेट हो जाएंगी, सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्रोंकाई जो है वो बड़ी हो जाएगी ताकि ज्यादा ऑक्सीजन जा सके। ठीक है, स्टमक, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन स्टिमुलेट हो जाएंगे ताकि फटाफट फटाफट डाइजेशन कर सके और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, और स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, एड्रेनलिन सिक्रीट होगा और गॉल ब्लैडर का कॉन्स्ट्रिक्शन इनहिबिट होगा, यानी उस टाइम पे यूरिनेट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट हैं। अब इसके अपोजिट ये क्या करता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और एंटी एक्साइटेटरी या हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन वाले सेगमेंट को इनहांस करता है। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पर ये क्या इफेक्ट डालेगा, फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा पिपल्स को, आंखों को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, वो डायलेट कर रहा था ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ये वो है कि कुत्ता भाग गया है, अब आप रिलैक्स स्टेट में हो, तो क्या होगा कि जो आंखें पुतलियां बड़ी हो गई थी वो छोटी हो जाएंगी, सलाइवा का स्टिमुलेटेड
धीरे हम लार टपकाने लग जाएंगे, पसीना टपकने लग जाएगा, तो जितने भी ग्लैंड्स का सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। हार्ट रेट जो है हमारी कम हो जाएगी, नॉर्मल होने की कोशिश करेगी, ब्रोंकोस कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के अब नॉर्मल ऑक्सीजन इनटेक करेगी। ठीक है, स्टमक, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन का स्टिमुलेशन जो है वो कम हो जाएगा। अब जो है पचाने पे हमारा इतना फोकस नहीं रहेगा। बाइल का स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर के, कई बार ऐसा नहीं होता डर के मारे यूरिन डर खत्म हो जाता है तो सडनली यूरिनेट कर देते हैं, तो ब्लड जो ब्लैडर है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोलिनर्जिक ड्रग्स, any of various drugs that inhibit, enhance or mimic the action of neurotransmitter acetylcholine are the cholinergic drugs. The primary neurotransmitter of nerve impulse within the parasympathetic nervous system. The part of the autonomic nervous system that contracts the smooth muscles, dilates blood vessels and increase the bodily secretion and slows the heart rate. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, कोलिनर्जिक ड्रग्स जो कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करती है, उसके सेम एक्शन देती है या उसके जैसा एक्शन देती है या उसके एक्शन को इनिबिट करने की कोशिश करती है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स वो सारी ड्रग्स हैं जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के एक्शन की क्या करती हैं, या तो मिमिक्री करती हैं यानी उसके जैसा एक्शन देती है, या उसके एक्शन को बढ़ा देती हैं, या उसके एक्शन को इनिबिट कर देती है, कम कर देती है। क्या कहलाता है? कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, या कोलिनर्जिक ड्रग्स कहलाती हैं। ये जो आपके कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर यानी कि पीएनएस के अंदर नर्व इम्पल्शन के अंदर प्राइमरी ट्रांसमीटर होती हैं। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये जो पार्ट है क्या करता है? स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, बॉडीली सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। बॉडीली सिक्रीशंस जैसे कि सलाइवरी सिक्रीशंस और स्वेटिंग सिक्रीशंस को बढ़ा देगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और हार्ट रेट को भी स्लो डाउन कर देगा। तो इस तरीके से कोलिनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर जहां से रिलीज होते हैं वो होते हैं कोलिनर्जिक फाइबर्स। तो कोलिनर्जिक फाइबर्स से हम क्या समझते हैं कि ऑल सच फाइबर्स दैट रिलीज एसिटाइलकोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, जितने भी फाइबर हैं वो सभी फाइबर जो कि एसिटाइलकोलिन को एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं क्या कहलाते हैं? कोलिनर्जिक फाइबर्स कहलाते हैं। ऑल द सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स टू द स्केलेटल मसल, जितने भी अपने सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स हैं वो सभी स्केलेटल मसल्स तक जो जाते हैं, यानी कि सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स से जो इंफॉर्मेशन आती है स्केलेटल मसल्स तक, वो क्या होते हैं? आपके कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं। थर्ड है ऑल प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड ऑल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। अपन ने एक ऊपर बात करी थी क्या? प्री गैंग्लियोनिक के अंदर तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों, और पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आएंगे इसके अंदर सारे, और सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक में सारे ही पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आएंगे जो न्यूरो इफेक्टर जंक्शन तक जाते हैं। उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक सिनेप्टिक फाइबर से लेकर के स्वेट ग्लैंड तक के, पोस्ट गैंग्लियोनिक से स्वेट ग्लैंड तक के जो भी फाइबर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हुआ किसके बारे में? एसिटाइलकोलिन के बारे में, क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं ये सब। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसिटाइलकोलिन जो है वो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर कैसे बायोसिंथेसाइज होता है और कैसे कैटाबोलाइज होता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं? आगे बढ़े, चलो आगे है
बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन, कि कैसे हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है और कैसे मेटाबॉलिज्म होता है। तो सबसे पहले देखो कि वेयर द कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स आर फाउंड, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पाए जाते हैं। सो क्या कह रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड इन सर्टेन न्यूरॉन्स बाय द एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज फ्रॉम द कंपाउंड कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। These cholinergic neurons are capable of producing acetylcholine. An example of central cholinergic area is the neuron bacilli is of Maynard of in the basal foramen। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं ये कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो कहेंगे कि ये जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके अंदर क्या आता है आपके एसिटाइल कोलिन है, ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स के अंदर सिंथेसाइज होता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये सिंथेसाइज होता है कोलिन प्लस एसिटाइल को एंजाइम ए से। यानी कि कोलिन जो रहता है अपने, कोलिन जब आपके एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, एसिटाइल कोलिन बनाता है। और इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये जो एसिटाइल कोलिन है ये कहाँ होता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर। तो ये जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं ये कैपेबल है क्या बनाने में, एसिटाइल कोलिन को बनाने में ये कैपेबल होते हैं। और ये एक एग्जाम्पल है किसका, सेंट्रल कोलिनर्जिक एरिया का। ठीक है, सेंट्रल कोलिनर्जिक एरिया का ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे जो आपके बेसल फोरामिन है, यानी आगे वाला आपके जो फॉर्मिन है, बेसल फॉर्मिन है, जो आपके ये होते हैं ना, फॉर्मिन होता है ना छेद, ये यहाँ पे, तो फोर ब्रेन की बात है, फोरामेन की बात नहीं, वो फोरमेन होता है, यहाँ पे तो फोरमेन होता है, ये फोर ब्रेन है। तो आपके फोर ब्रेन के अंदर जो बेयर्ड बेसिलाई है उसके सेंट्रल कोलिनर्जिक एरिया के अंदर ये एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस होता है। अब एक बात बताओ कि जितने भी कोलिनर्जिक हैं वो सारे एसिटाइल कोलिन ही है क्या, इज कोलिनर्जिक सेम एज द एसिटाइल कोलिन, क्या कोलिनर्जिक सेम एसिटाइल कोलिन की तरह। तो क्या बोलेंगे कि parts in the body that uses and are affected by the cholinergic are referred to as cholinergic, sorry, affected by the acetylcholine are referred to as cholinergic। बॉडी के वो पार्ट जो कि एसिटाइलकोलिन को यूज करते हैं या एसिटाइलकोलिन से अफेक्ट होते हैं क्या कहलाते हैं, कोलिनर्जिक्स कहलाते हैं। These acetylcholine is also a neurotransmitter in the autonomic nervous system, both as an internal transmitter for the sympathetic nervous system and as the final product released by the parasympathetic nervous system। ठीक है, ये जो एसिटाइल कोलिन है, जितने भी बॉडी के पार्ट से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा या जो भी बॉडी के पार्ट्स एसिटाइल कोलिन को यूज करते हैं या उससे अफेक्ट होते हैं क्या कहलाते हैं, कोलिनर्जिक्स कहलाते हैं। और ये जो एसिटाइल कोलिन है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है एएनएस के अंदर, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, जो कि दोनों को, इंटरनल न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, एसएनएस के अंदर जो इंटरनल ट्रांसमीटर का काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर पीएनएस के अंदर फाइनल प्रोडक्ट का काम करता है। The parasympathetic nervous system, which uses acetylcholine almost exclusively to send its messages, is said to be almost entirely cholinergic। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रहता है वो क्या यूज करता है, एसिटाइलकोलिन को यूज करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रहता है वो एसिटाइलकोलिन को यूज करता है किसके लिए, मैसेजेस को सेंड करने के लिए, और इसको क्या बोला जाता है, कोलिनर्जिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन क्या कहलाता है, किसको हम एसिटाइलकोलिन में कंसिडर करेंगे। ये तो समझ में आ गया कि जितने भी कोलिनर्जिक का क्या मतलब है, कोलिनर्जिक का मतलब है कि एसिटाइलकोलिन जहाँ रिलीज होगा कोलिनर्जिक कहलाएगा। लेकिन एसिटाइलकोलिन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि द फर्स्ट नॉन न्यूरोट्रांसमीटर विच इज डिस्कवर्ड इन 1920s is a neurotransmitter at the nervous muscle connections and at a nervous system synapse। It is an organic compound that is a CH3 COO CH2 CH2 and CH3 का whole thiol।
तो फर्स्ट नॉन न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, जो कि डिस्कवर्ड हुआ है 1920s के अंदर, 1920 के अंदर। और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नर्व मसल्स के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। यानी कि एक तरफ तो न्यूरॉन रहेगा, आपके नर्व्स रहेगी, और एक तरफ आपके मसल्स रहेंगी, और इन नर्व मसल्स के जंक्शंस पर ये एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होता है। और नर्व सिस्टम के सिनेप्स पर, यानी कि दो नर्व्स रहेंगी, उनके सिनेप्स पर भी ये प्रेजेंट होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CH3COOCH2CH2 होल थ्राइस। ठीक है, फिर है ये कैसे सिंथेसाइज होता है। तो नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। कैसे सिंथेसाइज होता है, द एसिटाइलकोलिन इज द सिंपल मॉलिक्यूल व्हिच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए थ्रू द एक्शन ऑफ choline acetyl transferase in the cholinergic neurons. This acetyl coenzyme A choline. This acetylcholine is synthesized locally in the cholinergic nerve endings by the following pathway, such as in which the choline is actively taken up by the axonal membrane by the sodium, that is Na+. Choline co-transfers and acetylated with the help of ATP and coenzyme A by the enzyme choline acetyl transferase present in the exoplasm. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन क्या है। एसिटाइल कोलिन एक सिंपल मॉलिक्यूल है जो कि किससे बनता है, जब कोलिन एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ रिएक्शन करता है तो एसिटाइल को एंजाइम एसिटाइल कोलिन बनता है। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है वो है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जिसकी प्रेजेंस में एसिटाइल ग्रुप का कोलिन को ट्रांसफर होता है और क्या बन जाता है, एसिटाइल कोलिन बन जाता है। कहाँ पे, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर। ये जो एसिटाइल कोलिन है ये कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स के अंदर सिंथेसाइज होता है। कैसे कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो कोलिन है ये जो हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है उनसे टेकन अप कर लिया जाता है। किसकी हेल्प से, सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर की हेल्प से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये कोलिन एक्टिवली अपटेक कर लिया जाता है एक्सोनल मेम्ब्रेन्स के अंदर, और फिर एसिटाइल को थ्रू एसिटाइलेशन यहाँ पे होती है और एटीपी को यूज करते हुए, ठीक है, ये जो कोएंजाइम ए है ये रिमूव हो जाता है और एसिटाइल आकर के जुड़ जाता है। एसिटाइलेशन की यहाँ रिएक्शन होती है और रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम होता है वो एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज होता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ए है ये कोलिन के साथ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़ करके क्या बनाता है, एसिटाइल कोलिन बना लेता है। तो इस तरीके से जो आपके कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके अंदर एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इस तरीके से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा, ठीक है, यहाँ से कोएंजाइम में रिमूव हो जाएगा, एसिटाइल रहेगा और ये कोलिन रहेगा, एसिटाइल कोलिन के साथ मिलकर के एसिटाइल कोलिन बना लेगा। ये एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर स्टोर रहेगा और जब भी कोई स्टिमुलेशन आएगा तब यह कोलिनर्जिक इन सिनेप्टिक वेसिकल से होता हुआ बाहर निकलेगा और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर जब ये बाइंड होगा तो उससे कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये दो रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, दो टाइप के रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है निकोटीनिक रिसेप्टर और एक होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। मस्कैरिनिक रिसेप्टर होते हैं फर्दर 5 टाइप्स के, M1, M2, M3, M4 और M5। M1 जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटम कॉर्टेक्स के अंदर, हिप्पोकैम्पस के अंदर। M2 प्रेजेंट होता है फोरब्रेन के अंदर, थैलेमस के अंदर, हार्ट के अंदर, पिपल्स के अंदर, स्पाइनल कोड के अंदर और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। M3 प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर, पिपल्स के अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर और पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर। M4 प्रेजेंट होता है स्ट्रेटम के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर, हिप्पोकैम्पस के अंदर और स्पाइनल कोड के अंदर। और इन द लास्ट M5 प्रेजेंट होता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर, बेसल गैंग्लिया के अंदर और ब्रेन वॉलंट्रीज के अंदर, सॉरी ब्रेन वैस्कुलेचर्स के अंदर। जबकि जो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये सिर्फ दो टाइप के होते हैं, N1 एंड N2, जिसको NM रिसेप्टर और NN रिसेप्टर भी बोला जाता है। यहाँ M का मतलब है मस्कैरिनिक, तो इसको मस्कैरिनिक भी बोला, सॉरी एक तो होता है NN और एक होता है NM। तो ये जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर प्रेजेंट होता है और जो NN होता है वो होता है निकोटीनिक रिसेप्टर जो कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एड्रिनल मेड्यूला पर प्रेजेंट होता है। ठीक है,
ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर मेजरली दो टाइप के होते हैं जो अभी हमने क्लासिफाई भी किया है, एक तो निकोटिनिक और एक है मस्कैरिनिक। पहली बात करें हम निकोटिनिक की, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलती है, इसलिए जो कि टबैको के अंदर देखने को मिलती है, निकोटीन के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए इसको निकोटिनिक रिसेप्टर भी बोला जाता है। ठीक है, दैट निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या हैं? निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर दैट बाउंड बाय द नेचुरली अकरिंग alkaloidal nicotine. These are the type of ligand ion channel nicotine receptors in vertebrates. Nicotinic receptors are broadly classified into two subtypes based on their primary sites of expression. First is the muscle type nicotinic receptor and second is the neuronal type nicotinic receptor. These nicotinic acetylcholine receptors, that is NACHRS, belongs to the cis loop superfamily of ligand gated ion channels that includes GABA A, glycine, serotonin, that is 5-HT3 receptors. There are 14 homologous mammalian NACHR subunits encoded by the multigene family. ठीक है, क्या बोल रहे हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं? निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो नेचुरल अकरिंग निकोटीन अल्कलॉइडल निकोटीन होते हैं, मतलब कि नेचुरली सोर्सेज से हमको जो अल्कलॉइड मिलता है ना, निकोटीन अल्कलॉइड, उससे ये उसके जैसे ये उससे ये जाकर के बाइंड होते हैं। ठीक है, दैट निकोटिनिक रिसेप्टर किससे बाइंड होते हैं? दे बाउंड बाय द नेचुरली अकरिंग अल्कलॉइडल निकोटीन। ये किससे जुड़े हुए रहते हैं? नेचुरली जो अकरिंग नेचुरली जो पाया जाता है आपके निकोटीन, उस अल्कलॉइडल निकोटीन से ये जुड़े हुए होते हैं। ये लीगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं। ठीक है, ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं किसमें पाए जाते हैं? वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं इनको मेजरली दो सब टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। किस किस के बेसिस पर? पहला, उसकी प्राइमरी साइट ऑफ एक्सप्रेशन के बेसिस पर कि किस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उस बेसिस पर होते हैं ये दो टाइप के। एक तो होता है मसल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर जिसको एनएम रिसेप्टर बोला जाता है, और दूसरा होता है न्यूरोनल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर जिसको एनएन रिसेप्टर बोला जाता है। तो दो टाइप इनके साइट ऑफ एक्सप्रेशन के बेसिस पर दो टाइप के क्लासिफाई किया गया है, मसल टाइप और न्यूरोनल टाइप, यानी कि एनएम और एनएन। ठीक है, दूसरा है कि ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं और ये किससे बिलोंग करते हैं? लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स के सिस लूप से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर क्या आते हैं? जिसके अंदर आता है गाबा ए, ग्लाइसिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स आते हैं। इसके अंदर 16 मेमेलियन एन एसिटाइलकोलिन 8 सब यूनिट्स होती है। इसके अंदर 16 निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मल्टी जीन फैमिली के थ्रू इनकोड किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इज निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर किस तरीके के रिसेप्टर्स हैं? तो हम कहेंगे कि द निकोटिनिक रिसेप्टर्स इज अ चैनल प्रोटीन दैट by the acetylcholine opens to allow diffusion of cations. The muscarinic receptors, on the other hand, is a membrane protein. Upon stimulation by the neurotransmitter, it causes opening of ion channels indirectly through a secondary messenger. ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स की बात करें तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? चैनल प्रोटीन्स होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं? चैनल प्रोटीन्स होते हैं जिन पर जब कोई भी एसिटाइलकोलिन आकर के बाइंड होता है तो ये क्या करते हैं? केटायंस के डिफ्यूजन को अलाउड करते हैं। ये अपने ये ओपन होकर के जब कोई भी एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पर आकर के बाइंड होगा तब ये अपने आप को ओपन करेंगे और केटायंस के डिफ्यूजन को अलाउड करेंगे। इसके अंदर दूसरा होता है आपके मस्कैरिनिक रिसेप्टर। मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो रहता है ऑन द अनदर हैंड मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ध्यान रखें कि निकोटिनिक रिसेप्टर चैनल प्रोटीन है और मस्कैरिनिक रिसेप्टर मसल प्रोटीन है। ये जो रहता है मसल प्रोटीन मस्कैरिनिक रिसेप्टर, इसको जब स्टिमुलेट किया जाता है तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इसको स्टिमुलेट किया जाता है तो ये क्या करता है? ये इनडायरेक्टली अपने आयन चैनल्स को ओपन करता है और सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करता है, यानी कि सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू, फॉर एन एग्जांपल CAMP के थ्रू इनडायरेक्टली अपने आयन चैनल्स को ओपन करके एक्शन देता है। तो ध्यान रखें दो टाइप के आपके कोलिनर्जिक
रिसेप्टर से मस्कैरिनिक और निकोटिनिक जो है वो चैनल प्रोटीन्स हैं। तो जब इस पर कोई भी एसिटाइल कोलिन आकर के बाइंड होगा तो ये अपने रिसेप्टर्स को ओपन करके केटायंस के डिफ्यूजन को अलाउड करेंगे। जबकि सेकेंड है आपके मस्कैरिनिक रिसेप्टर, ये जो होते हैं ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और जब इनका स्टिमुलेशन होता है तब ये इनडायरेक्टली सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू अपने आयन चैनल्स को ओपन करवाते हैं। ठीक है, अब अगर हम स्पेसिफिकली निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करें तो निकोटिनिक रिसेप्टर भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है N1 जिसको हम NM भी बोलते हैं और दूसरा होता है N2 जिसको NN भी बोलते हैं। ठीक है, पहली बात करें NM के बारे में तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे प्रेजेंट होते हैं और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको स्टिमुलेट किया जाता है बाई फिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम के थ्रू और इनको ब्लॉक किया जाता है सक्सिनाइल कोलिन और डी ट्यूबोक्यूरेनिन के थ्रू। सेकेंड होता है आपके N2 यानी कि निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूरोनल ट्रांसमिशन को करवाते हैं। ये स्टिमुलेट होते हैं किसके थ्रू, टेट्रामिथाइल अमोनियम और डाईमिथाइल 4 फिनाइल पिप्राजीन यानी कि DMPP के थ्रू और ब्लॉक किए जाते हैं किसके थ्रू, हेक्सामेथोनियम और ट्राइमिथोफेन थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स की तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, देखो that bound by the naturally occurring alkaloid muscarinic, these are the G protein coupled receptor। ध्यान रखें ये G protein coupled receptor है जबकि वो लिगेंड जो निकोटिनिक है वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल थे। ठीक है, तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर G protein coupled receptor होते हैं और ये इसके थ्रू बाउंड होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं नेचुरली अकरिंग एल्कलॉइड मस्कैरिनिक के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। What type of receptor is muscarinic receptor? किस तरीके के रिसेप्टर को मस्कैरिनिक रिसेप्टर बोला जाएगा, तो हम कहेंगे कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स आर द G coupled protein receptor involved in the parasympathetic nervous system. The only exception of these receptor is the sweat gland which possesses muscarinic receptor but are a part of the sympathetic nervous system। ठीक है, क्या कह रहे हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर के बारे में कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो होते हैं आपके जी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ सिर्फ ओनली एक ही एक्सेप्शन है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पे, मतलब कि सिंपथेटिक, ठीक है, ये जो ओनली एक्सेप्शन ऑफ दीज रिसेप्टर इज स्वेट ग्लैंड, इसका एकमात्र एक्सेप्शन है स्वेट ग्लैंड जो कि जिस पर मस्कैरिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है लेकिन वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, पैरासिम्पथेटिक का पार्ट नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि वैसे तो जितने भी मस्कैरिनिक रिसेप्टर होंगे वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे प्रेजेंट होंगे लेकिन सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में भी जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब कहाँ जहां जहां पे भी प्रेजेंट होते हैं क्या क्या एक्शन देते हैं, तो जब ये आईज में प्रेजेंट होते हैं तो आईज में ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ आइरिस स्फिंक्टर दैट इज मायोसिस। On heart, this cause bradycardia, which is a possibly predicted by the tachycardia, decreased force of contraction. Third is the blood vessels causes vasodilation by the EDRF. Fourth, on the lungs causes bronchoconstriction and increase the secretion. Next, on pancreas, it increase the pancreatic juice. Next, on the urinary bladder, this is voiding of urine, that is detractor sphincters. And next is the sweat gland, which increases the sweating. ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, आइस पर क्या इफेक्ट डालते हैं, आइस में सीलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं और जो आइरिस के स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है, आइरिस स्फिंक्टर की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं जिसकी वजह से मियोसिस एक्शन देखने को मिलता है यानी कि आंखों की पुतलियां छोटी हो जाती हैं। दूसरा, हार्ट पर क्या करते हैं, हार्ट बीट को कम करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं और ब्रेडिकार्डिया करते हैं। थर्ड, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, वेसो डायलेटिंग एक्शन देते हैं। लंग्स, लंग्स पे क्या इफेक्ट डालते हैं, लंग्स पे ब्रोंक्यूल्स को करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, लंग्स के अंदर है कि ब्रोंक्यूल्स को करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन और जो सिक्रीशन है उसको बढ़ा देते हैं। पेनक्रियास के अंदर जो आपके पेनक्रियाटिक जूस है उसके सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में क्या करते हैं, जो यूरिनरी जो टेक्स्चुअल मसल्स हैं स्फिंक्टर से उनको ओपन करके उनको अवॉइड करके यूरिन का सिक्रीशन करवाते हैं और स्वेट ग्लैंड्स में भी स्वेटिंग को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्शन मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू मेनली 5 subtypes, that is the M1, M2, M3, M4 and M5. While each of the subtypes exist within the central nervous system, they are encoded by the separate genes and localized to different tissue types. These M1 receptors are primarily found in the cerebral cortex, gastric and salivary glands. ठीक है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को मेजरली 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, M1, M2, M3, M4 और M5। ये जो 5 सब टाइप्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि सेपरेट जीन्स के थ्रू इनकोड किए जाती हैं और डिफरेंट टिश्यू टाइप्स के अंदर ये लोकेटेड होती हैं। अलग अलग टिश्यूज में ये प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग जीन्स के थ्रू ये इनकोड की हुई होती हैं और सीएनएस में ये प्रेजेंट होती हैं। 5 टाइप की होती है, M1, M2, M3, M4 और M5, जिसके अंदर M1 जो है वो मेजरली आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से देखो कि मस्कैरिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको मेजरली 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें आते हैं आपके M1, M3 और M5 और एक तरफ आते हैं M2 और M4। ये जो M1, M3 और M5 है ये स्टिमुलेट करते हैं फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोन को, ठीक है, यानी कि IP3 को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, जो स्टिमुलेट करेगा आपके IP3 डेक पाथवे को, जो क्या करेगा, एक्साइटेशन करेगा। जबकि इसके अपोजिट अगर आपके ड्रग M2 और M4 पर आकर के बाइंड होती है तो वो क्या करेगी, वो इनिबिट करेगी एडिनाइल साइक्लेज को, जिससे CAMP का इनिबिशन होगा और अल्टीमेटली इनिबिटरी एक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो किस किस न्यूरॉन पर, किस किस जगह पर कौन कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है और क्या क्या फंक्शन देखने को मिलता है। तो देखो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में पाया जाता है M1, M2 और क्या करता है, न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन करता है। एयरवे स्मूथ मसल सेल्स पर, एयरवे जो रहते हैं अपने एयरवेज की जो स्मूथ मसल सेल रहती है वहां पर रिसेप्टर होते हैं M2, M3, जो क्या करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का, ब्रोंकोस को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। थर्ड होती है आपकी एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वहां पे प्रेजेंट है M1, M2 और M3, जो क्या करती हैं, M3 के थ्रू म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। थर्ड है सब म्यूकोसल ग्लैंड, जो कि नीचे प्रेजेंट होती है। सब म्यूकोसल कहाँ इनमें कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, M1 और M3, जो कि M3 के थ्रू म्यूकस का सिक्रीशन करवाती हैं। फोर्थ होती है आपके फिफ्थ फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं M1, M2 और M3 रिसेप्टर्स, जो कि क्या करते हैं, प्रोलिफरेशन का काम करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट मास सेल्स में प्रेजेंट होते हैं M1 और M3, जो कि हिस्टामिन के रिलीज को इनिबिट करते हैं। नेक्स्ट होते हैं मैक्रोफेजेस, जो कि प्रेजेंट होते हैं M1, M2 और M3 के अंदर, जो साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स, जो कि प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स जिस पे प्रेजेंट होते हैं M1, M2 और M3, जो अगेन साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन कराते हैं। और इसी तरीके से न्यूट्रोफिल्स पर भी M1, M2 और M3 प्रेजेंट होते हैं, जो साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन कराते हैं। जबकि इओसिनोफिल पर भी M1, M2 और M3 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहां पे ये क्या फंक्शन करते हैं इसके बारे में कोई एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट बात कर रहे हैं M4 रिसेप्टर की और M5 रिसेप्टर की। तो M4 रिसेप्टर इनिबिट किया जाता है एडिनाइल साइक्लेज के थ्रू। ये एक ऑटो रिसेप्टर है जो कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनिबिट करके इनिबिटरी एक्शन देता है। जबकि जो M5 होता है ये PLC के थ्रू स्टिमुलेट होता है, ये CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है और डोपामीन को रिलीज करवाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का SAR, ठीक है। तो इसको बताते हैं, एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुकना।
हाँ, तो नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखो क्या है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। द पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग्स समटाइम्स कॉल्ड कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स और कोलिनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एजेंट is a substance that stimulate the parasympathetic nervous system, that is PSNS. These chemicals are also called cholinergic drugs because acetylcholine is the neurotransmitter which is used by the PSNS. These drugs work by mimicking or modifying the effects of acetylcholine, the primary neurotransmitter of the parasympathetic nervous system. The drugs that activate the muscarinic receptor in the peripheral nervous system are called parasympathomimetic drug because they mimic the effect of acetylcholine on the parasympathetic nervous system. An example of parasympathomimetic drug is pilocarpine, which is non-specific muscarinic agonist. ठीक है, क्या बोल रहे हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि पैरासिम्पथोमाइमेटिक एजेंट्स वो होते हैं जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करते हैं, यानी कि उसके जैसा सेम एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको कई बार कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोला जाता है, क्योंकि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम की या कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स की मिमिक्री कर रही होती हैं, या इनको कोलिनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एजेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके अपना एक्शन देती हैं। तो इस तरीके से ये वो सब्सटेंस हैं जो कि क्या करती हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके अपना फंक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं इनको कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोला जाता है क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन को जो है रिलीज करके एसिटाइलकोलिन को एज ए न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं पीएसएनएस के अंदर, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एसिटाइलकोलिन को यूज करते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन के एक्शन की मिमिक्री करते हैं या एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मॉडिफाई करके मॉडिफाई करते हैं या उसके एक्शन की मिमिक्री करते हैं। ये जो है प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है किसके अंदर, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, पीएसएनएस के अंदर, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये एक प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और वो ड्रग जो कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है किसके अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, उनको क्या बोला जाता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स बोला जाता है। तो वो ड्रग जो कि पीएसएनएस के अंदर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट की मिमिक्री करती हैं और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एसिटाइलकोलिन के जो एक्शन है, उस जो इफेक्ट है उसकी मिमिक्री करती हैं। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स का जो एग्जांपल है वो है पिलोकार्पिन, जो कि एक क्या है, नॉन स्पेसिफिक मस्कैरिनिक एगोनिस्ट है। कौन, पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन क्या है, नॉन स्पेसिफिक मस्कैरिनिक एगोनिस्ट होता है। नेक्स्ट इज द एसएआर ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। अब हम स्पेसिफिकली पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के एसएआर को, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। तो देखो कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक तो एसिटाइलकोलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है, बीच में गिथाइलिन ब्रिज प्रेजेंट होता है और लास्ट में आपके अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसे ओनियम ग्रुप भी बोला जाता है क्योंकि ये क्वाटरनरी अमोनियम कैटायन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि इन तीनों का क्या रोल है और इनके अगर हम इसमें कोई अल्टरेशन करते हैं, कोई चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो देखो कि एसिटाइलकोलिन कैन एग्जिस्ट इन अ नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस। एसिटाइलकोलिन जो रहता है वो अलग अलग कॉन्फर्मेशंस में पाया जाता है। 4 ऑफ दीज कॉन्फर्मेशंस आर सिन प्लेनर, सिन प्लेनर, सिन क्लिनिकल, सिन क्लिनिकल, एंटी क्लिनिकल, एंटी क्लिनिकल एंड एंटी प्लेनर, एंटी प्लेनर। ठीक है, तो ये जो है 4 कॉन्फर्मेशंस में पाया जाता है। एसिटाइलकोलिन जो है 4 कॉन्फर्मेशंस में पाया जाता है, सिन प्लेनर, सिन प्लेनर, सिन क्लिनिकल, सिन क्लिनिकल, एंटी क्लिनिकल, एंटी क्लिनिकल और एंटी प्लेनर, एंटी प्लेनर। इन 4 कॉन्फर्मेशंस में ये पाया जाता है। और द मोस्ट एक्टिव आइसोमर इज प्लस ट्रांस enantiomer and it is identical to sin clinical conformation of acetylcholine। जो सबसे ज्यादा एक्टिव आइसोमर है इसके अंदर वो है ट्रांस एनेंशियोमर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जो कि एसिटाइलकोलिन के सिन क्लिनिकल
जो कॉन्फर्मेशन होता है उसके आइडेंटिकल होता है, उसके जैसा होता है। Muscarinic receptor and acetylcholine esterase display stereoselectivity, that is S enantiomer of methacholine is equivalent with the acetylcholine, while the R enantiomer is about 20 folds less potent। ये जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर होता है, ठीक है, ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर और एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है, ये डिस्प्ले करता है, क्या दिखाता है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपके मीथाकोलिन का एस एनेंटियोमर है वो एसिटाइलकोलिन के साथ इक्विपोटेंट होता है, ठीक है। मीथाकोलिन का जो एस एनेंटियोमर होता है वो एसिटाइलकोलिन के साथ इक्विपोटेंट होता है, यानी कि आप एसिटाइलकोलिन को यूज करो या मीथाकोलिन का एस एनेंटियोमर यूज करो, दोनों सेम ही पोटेंसी शो करेगी। जबकि जो इसका आर एनेंटियोमर होता है वो 20 से 20 गुना लेस पोटेंट होता है। एस पोटेंट तो इक्विपोटेंट होता है, जबकि आर जो एनेंटियोमर है वो 20 फोल्ड लेस पोटेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, उसके पहले हम इसके थेरापेटिक यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या थेरापेटिक इफेक्ट ये पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट शो करता है। तो देखो कि द ड्रग्स विच इंक्रीज द इंटेस्टाइनल एंड ब्लैडर मोटिलिटी and which serve as its therapeutic action in the atony of either organ. This placed topically in the eye and it produces meiosis and spasm of accommodation as well as lowering of intraocular pressure. It is used to treat glaucoma, but pilocarpine is more effective. The drugs which bind to and affect cholinergic receptors are parasympathomimetic agents, and a stimulatory alkaloid found in the tobacco product is often used to relieve of nicotine withdrawal symptoms and as an aid of smoking sensation, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं इसके थेरापेटिक एक्शन के बारे में कि वो ड्रग्स जो कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देती हैं, ब्लैडर की मोटिलिटी को बढ़ा देती हैं, ठीक है, ब्लैडर यानी कि डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है, क्या कहलाती हैं, पैरासिम्पटोमाइमेटिक इफेक्ट कहलाती है। यानी कि ये ड्रग्स, इनका क्या थेरापेटिक एक्शन है, फर्स्ट इंटेस्टाइनल और ब्लैडर मोटिलिटी को बढ़ा देना, जो कि सर्व करता है इसके थेरापेटिक एक्शन के अंदर, किसमें, किसी भी ऑर्गन की एटॉनी के अंदर एज एन थेरापेटिक एक्शन ये सर्व करता है इंटेस्टाइनल और ब्लैडर मोटिलिटी को इंक्रीज करके। सेकेंड है कि जब इनको आइज के अंदर अप्लाई किया जाएगा तो वहां पे ये मियोसिस करेंगी और स्पाज्म के साथ में, मतलब वहां पे स्पाज्म करेंगी, जलन दहन करेगी और मियोसिस करेंगी, और साथ ही इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम कर देती है, यानी कि ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। तो इस तरीके से इसको ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज, लेकिन यहाँ पर पिलोकार्पिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग होती है। नेक्स्ट है कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये बाइंड होती है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर और कोलिनर्जिक ड्रग रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती हैं, ठीक है। ये जो स्टिमुलेटरी एल्कलॉइड है ये टबैको प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है, जो कि मोस्टली क्या करता है, रिलीफ देता है, कब, जब निकोटीन विड्रॉल होता है, यानी कि जब कोई इंसान टबैको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता है, टबैको को छोड़ना चाहता है, तो उस टाइम पे जब वो उसको विड्रॉल करता है तब जो सिम्टम्स देखे जाते हैं, या अगर हमको स्मोकिंग जैसा सेंसेशन देना है, स्मोकिंग जैसा फील देना है, तो उस केस के अंदर इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं उन स्मोकिंग सेंसेशंस को देने में या निकोटीन विड्रॉल सिम्टम्स के रिलीफ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं इनको मेजरली दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक तो है आपके डायरेक्ट एक्टिंग और एक है इनडायरेक्ट एक्टिंग या कोलिन एस्ट्रेज, एंटीकोलिन एस्ट्रेज, ठीक है। फिर पहले ये डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर आते हैं दो टाइप्स, फर्स्ट है कोलिन एस्टर्स और सेकंड है एल्कलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स के अंदर आएंगे एसिटाइलकोलिन, बेथाकोलिन, कार्बाकोलिन और मेथाकोलिन। एल्कलॉइड्स के अंदर आते हैं पिलोकार्पिन, मस्कैरिनिक और एल्कोलिन। दूसरा आपके होते हैं, सेकंड है आपके इनडायरेक्ट एक्टिंग, जिसमें आप तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर आते हैं आपके कार्बामेट्स, जिसमें ड्रग्स आएंगी आपकी फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन, इड्रोफोनियम, रिवर्स्टिगमिन और ग्लेंटामाइन। इरिवर्सिबल के अंदर आते हैं कार्बामेट्स, जिसमें आएंगे आपके कार्बामाइल, फॉस्फोर, प्रोफॉक्सर जो कि प्रोलॉन्ग एक्शन देते हैं, और ओपी यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, जिसमें आएगा
पैराथायोन, डिस्फ्लोज, मेलाथायोन, नर्व गैस, इकोथायोफेट और डायाजीन। अब इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को अगर हम समझें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो क्या क्या रोल प्ले करता है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि एसिटाइल कोलिन इज अ प्रोड्रग in the category of directly acting parasympathomimetic. This drug get rapidly hydrolyzed by the enzyme acetylcholine esterase. ठीक है, फिर से लाइट चलेगी। बेटा वीडियो तो कैप्चर हो रहा है ना? सिन मतलब होता है सेम, ये भी इसकी ना ये फॉर्म्स है कि प्लेनर मतलब ऐसे, सिन क्लिनिकल, या जो मतलब ये इसकी सिमेट्री है बस, और कुछ नहीं है, सिमेट्री है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दिख तो रहा है ना? ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर चलने दो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके एसएआर की। तो क्या बोल रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन जो है वो एक प्रो ड्रग है। ठीक है, ये जितनी भी आपकी डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है उनकी प्रो ड्रग है कौन? एसिटाइल कोलिन। यानी कि इस एसिटाइल कोलिन से इस पूरी क्लास को समझाया जाएगा, इनका एक्शन इसी की तरह होता है सारे ड्रग्स का। ये जो ड्रग है एसिटाइल कोलिन, ये रैपिडली एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाती है, और हाइड्रोलाइज होकर के टूट जाती है एसिटाइल को एंजाइम और कोलिन कोलिन के अंदर। ठीक है, फिर है अ लार्ज नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन हैज been made to synthesize new derivatives which are more selective and have longer duration of action. तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन इसके अंदर किए जाते हैं नए नए डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए। देखो इस मेन अपने एसिटाइल कोलिन है, लेकिन इसके अंदर हम डेरिवेशन करके अलग अलग ड्रग्स बना सकते हैं, नई नई ड्रग्स सिंथेसाइज कर सकते हैं जो कि ज्यादा सेलेक्टिव होगी और उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लॉन्गर होगा। तो हमें पता करना पड़ेगा कि भाई क्या मॉडिफिकेशन हम वो करें जिससे कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा हो जाए या ज्यादा सेलेक्टिव हो जाए अपने रिसेप्टर्स के लिए। ठीक है, तो फॉलोइंग आपके एसएआर में फॉलोइंग पॉइंट्स बताए गए हैं जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये है आपके एसिटाइल कोलिन, इसके अंदर ये एस्टरिक साइट है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है जहाँ पे ये बाइंड होती है, इसकी एनायनिक साइट है, इसकी एस्टरिक साइट है। ठीक है, ये इस पे इसकी बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स decreases activity. Quaternary ammonium group is required as it helps in binding to the cholinergic receptors. The replacement of ammonium group by other amine group like sulfonium and phosphonium cause loss of activity. फर्स्ट है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और इसलिए आपको क्वार्टरनरी अमोनियम ग्रुप चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए आपको? क्वार्टरनरी अमोनियम ग्रुप चाहिए जिससे कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो सके। अगर आप इस अमोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट करते हैं किसी अदर एमीन ग्रुप के साथ जैसे कि सल्फोनियम के साथ या फॉस्फोनियम के साथ, तो यहाँ पे एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। यानी कि इसकी बात करें सबसे पहले हमने क्या बोला कि यहाँ पर अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी अमीन यूज करते हैं तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर आप कोई और ग्रुप चेंज कर देते हैं जैसे कि सल्फोनियम या फोस्फोनियम यूज करेंगे तो एक्टिविटी कंप्लीटली लॉस हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पर क्वार्टरनरी अमीन जब यूज करते हैं तभी वहां पर प्रॉपरली बाइंडिंग हो पाती है। ठीक है, सेकेंड है
कि the methyl group of quaternary ammonium group can be replaced by the larger alkyl group. For an example, dimethyl ethyl derivatives of acetylcholine is more active than the parent drug. इस क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप के अंदर ये CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये CH3 ग्रुप को अगर आप किसी लार्जर एल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दो, जैसे कि आप डाईमिथाइल इथाइल डेरिवेटिव बना दो, तो वो पेरेंट ड्रग से क्या होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। यहाँ पर मिथाइल की जगह इथाइल की सब्स्टिट्यूशन कर दो तो ज्यादा एक्टिव कंपाउंड देखने को मिलेगा। थर्ड है रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन वन मिथाइल ग्रुप ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ कोलिनर्जिक एक्टिविटी। अगर आप रिप्लेसमेंट कर देते हो, मतलब हटा देते हो, क्या इसमें से ये एक या एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप को हटा देते हो, अमोनियम, ये जो क्वाटरनरी अमोनियम यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से अगर आप मिथाइल ग्रुप को हटा देते हो तो कंप्लीटली कोलिनर्जिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। फोर्थ है कि एस्टर ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये जो एस्टर ग्रुप है यहाँ पे, ये एस्टर ग्रुप जो है हेल्प इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग विद द रिसेप्टर्स, ये हेल्प करता है, इसकी वजह से रिसेप्टर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है। इफ लार्ज एरोमेटिक ग्रुप्स इज इंसर्टेड इनटू द एस्टरिक ग्रुप इट विल प्रोड्यूस एसिटाइल कोलिन एंटागोनिस्ट दैट मे एक्ट एज एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। अगर आप यहाँ पर इसको हटा करके इस एस्टर ग्रुप को हटा दो तो या तो एक तो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, और इसकी जगह आप इस एस्टर ग्रुप के अंदर कोई आप बड़ा ग्रुप लगा दो, ठीक है, कोई बड़ा एरोमेटिक ग्रुप लगा दो, तो उसकी वजह से एसिटाइल कोलिन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा और ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का काम करने लग जाएगी। Next, acetate group of acetylcholine may be replaced by the carbamate group. For an example, carbachol is more active and stable than the parent drug. ठीक है, एसिटाइलकोलिन के अंदर ये जो एसिटेट ग्रुप होता है, इसको अगर आप रिप्लेस कर दें किसके साथ, कार्बामेट ग्रुप, तो क्या होगा, तो आपके क्या बन जाएगा, कार्बाकोल बन जाएगा, जो कि ज्यादा एक्टिव है और ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है द इथाइलिन चेन मेंटेन्स द डिस्टेंस बिटवीन द एस्टर ग्रुप एंड, सॉरी इस वाले की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही थी, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही थी। अब बात करें इथाइलिन चेन की, तो इथाइलिन चेन मेंटेन्स द डिस्टेंस बिटवीन द एस्टर ग्रुप एंड अमोनियम ग्रुप, इंक्रीज इन द चेन लेंथ, डिक्रीज द एक्टिविटी, व्हाइल ब्रांचिंग द चेन प्रोड्यूसेस चेंज इन द एक्टिविटी। फॉर एन एग्जांपल, मीथाकोलिन इज मोर पोटेंट देन द एसिटाइलकोलिन। देखो क्या कह रहे हैं कि ये जो आपके इथाइलिन चेन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इस अमोनियम ग्रुप को और इस आपके एस्टर ग्रुप को, इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन लाने का काम करती है इथाइलिन चेन। तो अगर ये इथाइलिन चेन की लेंथ को आप बढ़ा दो तो एक्टिविटी हो जाएगी आपके कम, और अगर इसकी आप ब्रांचिंग कर दो तो भी एक्टिविटी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जो मीथाकोलिन होता है वो एसिटाइलकोलिन से ज्यादा पोटेंट होता है। नेक्स्ट है कि जो एस्टर ग्रुप है एसिटाइलकोलिन के अंदर, ये जो एस्टर ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप, ठीक है, इट इज रिप्लेस्ड बाय द अदर ग्रुप्स लाइक द ईथर और कीटोन गिव्स द कंपाउंड व्हिच इज केमिकली स्टेबल एंड पोटेंट कंपाउंड एंड हैव सम कोलिनर्जिक एक्टिविटी। फॉर एन एग्जांपल, मिथाइल कोलिन इथाइल एस्टर। एसिटाइल कोलिन में जो एस्टर ग्रुप है, ये इसको अगर हम रिप्लेस कर दें किसी अनदर ग्रुप के साथ, जैसे कि ईथर के साथ या कीटोन के साथ, तो हमें एक केमिकली स्टेबल कंपाउंड देखने को मिलेगा, एक पोटेंट कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसकी कुछ कोलिनर्जिक एक्टिविटी होगी। फॉर एन एग्जांपल, मिथाइल कोलिन। तो यहाँ पे मिथाकोलिन के अंदर आप देख सकते हो एसिटाइल बीटा मिथाइल कोलिन इसका नाम है, और ये यहाँ पे जरूरी है, ये एस्टर ग्रुप, यहाँ पे हम कीटोन नहीं लगा सकते और ईथर नहीं लगा सकते, अदरवाइज केमिकली चेंज देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ अपने कोलिनर्जिक ड्रग्स का SAR। अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसके अंदर हम कोलिनर्जिक ड्रग्स को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम कोलिनर्जिक ड्रग्स को पढ़ेंगे और फिर हम वहां पे हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर हम कल मतलब नेक्स्ट क्लास परसों जो रहेगी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।